और आज जो है हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर 18। जो कल हमने थोड़ा सा उसमें हमने एक डिस्कशन की थी और उसमें हमने ये कहा था कि जब एक ट्रांसफर होता है बिटवीन दी सिविल पार्टनर्स एंड बिटवीन जो आपके स्पाउस होते हैं, उनके दरमियान जब आपका कोई भी ट्रांसफर होता है तो वो ट्रांसफर अंडर सीजीटी जो है वो नो गेन और नो लॉस पर चार्ज होता है। तो सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर बिटवीन स्पाउस और सिविल पार्टनर्स, तो वो ट्रांसफर अंडर सीजीटी रूल्स जो है, सीजीटी रूल्स जो है वो एट नो गेन नो लॉस की बेसिस पर जो है वो कंसिडर किया जाता है। फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूं कि हस्बैंड था और हस्बैंड ने अपनी वाइफ को जो है वो एक एसेट ट्रांसफर किया, और उस एसेट की जो कॉस्ट थी वो थी 10,000। ठीक है, एसेट की कॉस्ट 10,000 है और एसेट की जो मार्केट वैल्यू थी एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर वो थी 20,000। ठीक है, तो हम इस पे कैसे सीजीटी चार्ज करेंगे? हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारी जो डिस्पोजल प्रोसीड थी, यानी हस्बैंड चार्ज करेगा कि उसकी जो डिस्पोजल प्रोसीड थी वो क्या थी, वो 10,000 थी, कॉस्ट भी 10,000 थी। इस वजह से हमारा जो चार्जेबल गेन निकलेगा वो हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो आपने याद रखना है, जब भी स्पाउस से सिविल पार्टनर्स के दरमियान कोई भी ट्रांसफर होगा तो वो नो गेन नो लॉस पर चार्ज किया जाता है। और ये जो हमारे पास 10,000 की कॉस्ट होगी, ये बेसिकली क्या होगा, ये बेसिकली विल बी यूज्ड एज बेस कॉस्ट बाय वाइफ। ठीक है, अगर कल को वाइफ अपना ये एसेट बेचना चाहे तो फिर वाइफ कौन सी वाली कॉस्ट कंसिडर करेगी? ये 10,000 वाली कॉस्ट जो है वो कंसिडर करेगी। इसका हम एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करते हैं और जल्दी से इस वाले टॉपिक को वाइंड अप कर देते हैं। तो मैं क्वेश्चन जरा पेस्ट करता हूं यहाँ पर। अच्छा, अब देखें, हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हैरी बॉट एन एसेट फॉर 150। उसने अब एसेट कितने का खरीदा है? 150,000 का खरीदा है। ठीक है, ही गेव इट टू हिज वाइफ मार्गरेट व्हेन इट वाज वर्थ 350, यानी कॉस्ट 150,000 है, मार्केट वैल्यू कितनी है? 350,000 है। ठीक है, मार्केट सोल्ड इट ऑन 27 अगस्त 2024 फॉर 400,000। अब ये देखें, द वेरी फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, हम हैरी से किसकी तरफ ट्रांसफर हो रहा है? हैरी से मार्गरेट की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। कब ट्रांसफर हो रहा है? ऑन 10 मई 2024। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे डिस्पोजल प्रोसीड इज इक्वल्स टू 150, क्योंकि आपने क्या पढ़ा हुआ है कि जब हस्बैंड वाइफ में ट्रांसफर होगा तो वो नो गेन नो लॉस पे होगा। कॉस्ट कितनी है इसकी? हैरी ने कितने का खरीदा था? 150 का। तो हम अज्यूम करेंगे कि जितने का हैरी ने खरीदा था उतने का हैरी ने बेचा भी होगा। और किसको बेचा? अपनी वाइफ को बेचा। तो यहां पर हमारे पास कॉस्ट कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखें, अब नंबर 2 पे हमने क्या करना है। नंबर 2 पे जो मार्गरेट है, उसने किसको बेच दिया? उसने थर्ड पार्टी को बेच दिया। ठीक है, और ये कब बेचा? ये उसने बेचा ऑन 27 अगस्त 2024। अब देखो, मार्गरेट ने कितने का बेचा? मार्गरेट के पास जो डिस्पोजल प्रोसीड आई थी वो आई थी 400,000 की। ठीक है, और मार्गरेट को ये जो एसेट था वो कितने का पड़ा था? तो मैंने आपको बताया कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट ही क्या कंसिडर होगी? मार्गरेट के लिए कॉस्ट कंसिडर होगी। तो ये 150,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मार्गरेट के लिए जो चार्जेबल गेन आपके पास कंसिडर होगा वो कितने का कंसिडर होगा? वो आपका कंसिडर होगा 250,000 का। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने जो स्पाउस ट्रांसफर्स है उनको डील करना है।
आई होप सो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन इसका जो है आपकी बुक्स में गिवन है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं और हम देखते हैं कि बाकी और इसमें क्या क्या है। चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको कहता है जॉन एक्वायर्ड अ वेयर हाउस फॉर 100,000 ऑन 1 सितंबर। सॉरी मेरे पास इंटरनेट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। अच्छा चलिए। तो मैं आपको ये बता रहा था John acquired a warehouse for 100,000 on 1st September 2005. On 1st May he gave the warehouse to his wife. तो सबसे पहले याद रखिएगा बेशक ये जो ट्रांजैक्शन है या ये जो ट्रांसफर है, सॉरी नॉट ट्रांजैक्शन, अ ट्रांसफर आपका एग्जेम्प्ट है यानी नो गेन नो लॉस पर है, लेकिन आपने इसको मेंशन जरूर करना होगा। तो द वेरी फर्स्ट थिंग आप यहां पर डेट डालें 1 मई 2017, और 2017 पर आपने लिखना है कि जॉन ने किसको ट्रांसफर किया। जॉन ने ट्रांसफर किया अपनी वाइफ तानिया को। तो देखें तो ये आपका क्या बनेगा, डिस्पोजल प्रोसीड आपकी बनेगी 100,000 की। ठीक है, कॉस्ट भी आपकी सेम बनेगी और इसका जो चार्जेबल गेन है वो कितने का बने, सॉरी चार्जेबल गेन जो है वो आपका बन रहा होगा इसमें 0 का। ठीक है, तो आपने लिख देना है कि ये जो डिस्पोजल प्रोसीड है ये बेसिकली क्या है, ये कॉस्ट ऑफ एसिड है टू तानिया। ठीक है, कि जब कल को तानिया ये चीज बेचेगी तो तानिया कौन सी कॉस्ट अकाउंट फॉर करेगी, ये कॉस्ट ऑफ एसिड ये वाली करेगी। ठीक है। अच्छा, तानिया सोल्ड द वेयर हाउस फॉर 350,000 ऑन 1 जुलाई 2024। अब देखिए तानिया ने ये कब किस बेच दिया, तो अब आप यूं करें इसको, ये कब बेचा, 1 जुलाई को बेचा। तो आप लिखें 1 जुलाई 2024। ठीक है, और इस पे आप लिखें कि डिस्पोजल प्रोसीड कितने के होंगे। तानिया ने जी कितने का बेचा, तानिया ने बेचा 350,000 का। ठीक है, और तानिया को ये कॉस्ट कितने की पड़ी होगी, 100,000, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया। तो आपने क्या करना है, आप इसका चार्जेबल गेन निकालेंगे, दैट इज 250,000। ठीक है, तो तानिया का जो चार्जेबल गेन है वो आ गया 250,000, यानी उसको इस 250,000 के गेन पर क्या देना होगा आपको, टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन देखिए बट हैज कैपिटल लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड ऑफ 11,300। लेकिन तानिया के तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी हैं। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं वो एनुअल एग्जेम्प्ट अमाउंट के बाद माइनस होते हैं। तो पहले हम एनुअल एग्जेम्प्ट अमाउंट माइनस करेंगे 3,000 की, फिर हम ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस माइनस करेंगे और वो थे 11,300 के। ठीक है, तो आई होप सो ये बात समझ में आ रही है। तो आपका जो टैक्सेबल गेन है इसको जरा माइनस करें, ये कितना बन जाएगा, 250 में से 3,000 भी गए और उसके बाद 11,300 भी किया, तो ये बन जाएगा 235,700। ठीक है, ये उसका क्या है, ये उसका टैक्सेबल गेन आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि हर टैक्सेबल इनकम फॉर 24-25 इज 45,000। तानिया पेड 19,000 इन पर्सनल पेंशन स्कीम, कैलकुलेट तानियास कैपिटल गेन टैक्स पेबल। आई गेस मुझे यहां से आगे करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज समथिंग जो अब आपको ऑलरेडी आती है। आपने 19,000 का ग्रॉस कंसिडर करना है, अपना बैंड बेसिक और हायर उससे इंक्रीज करना होगा। आपने असेस करना है कि कितनी इनकम बेसिक में जाएगी, बाकी हायर में ले जाए, और जब क्योंकि ऑब्वियसली हायर रेट टैक्स पेयर बन जाएगा, तो आप देख लें कि 235,700 में 10% कितने पे लगेगा और बाकी 20% कितने पे लगेगा। यहाँ जो समझने की बात थी वो ये बात है कि जब हस्बैंड वाइफ को या सिविल पार्टनर्स आपस में ट्रांसफर करते हैं तो जो द वेरी फर्स्ट टाइम जो कॉस्ट पड़ी होती है ना, वही कॉस्ट आपकी उसके यूज की जाएगी, मार्केट वैल्यू आपने यूज नहीं करनी। लेकिन जब हस्बैंड या वाइफ या सिविल पार्टनर थर्ड पार्टी को बेच देते हैं तो तब आपने फिर वो वाली कॉस्ट जो है एज अ बेस कॉस्ट यूटिलाइज करनी है।
आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अगर यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो हम आगे चलते हैं। ये अच्छा जी, चलें। अब हम जो है वो मजीद आगे चलते हैं, और हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं पार्ट डिस्पोजल। पार्ट डिस्पोजल का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमसीक्यूज में ये जरा ज्यादा ट्रीट किया जाता है। बड़ा ही आसान टॉपिक है, नो डाउट। अच्छा जी, देखिए जी, पार्ट डिस्पोजल का क्या मतलब है। द वर्ड इटसेल्फ सेज कि आपके पास एक बहुत बड़ा एसेट है, ठीक है, और आप वो एसेट हिस्सों में डिवाइड करके बेच रहे हो। फॉर इंस्टेंस, आपके पास 10 एकड़ लैंड है, ठीक है, आप उसको 1 1 एकड़ करके जो है वो सेल आउट कर रहे हो। आपके पास एक बहुत बड़ा घर है, आप या लेट से आपके पास एक बड़ी सी जो है वो जगह है, उस पर एक जो है ना वो डिफरेंट घर बने हुए हैं, ठीक है। आप घरों को जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पे सेल कर रहे हो। तो पार्ट डिस्पोजल का मतलब होता है कि जब आपके पास एक बहुत बड़ा एसेट है और उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके सेल कर रहे हो, सच दैट, फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहां पर बताऊं, देखें, मैं अज्यूम करता हूं कि मेरे पास ये एक लैंड है। मैं अब ये पूरी एक लैंड है, ठीक है। मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए। मैंने सबसे पहले ये हिस्सा बेचा, दिस इज कॉल्ड पार्ट डिस्पोजल। फिर मैंने ये हिस्सा बेचा, दिस इज कॉल्ड पार्ट डिस्पोजल, ठीक है। फिर मैंने तीसरा हिस्सा बेचा, दिस इज जो है वो पार्ट डिस्पोजल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो पार्ट डिस्पोजल क्या है, जिसमें आप कोई भी एसेट अपना जो है वो सेल करते हो ऑन, आप यूं कह लो कि पार्ट्स की बेसिस पे आप उसको सेल करते हो। तो अब हम ये देखते हैं कि जब आप एक एसिड पार्ट्स की बेसिस पे सेल करते हो, तो फिर उसका जो है वो किस तरीके से आपने कंसिडर करना होता है। अच्छा, अब सबसे पहले तो पार्ट डिस्पोजल में मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाता हूं, जो फॉर्मूला हम यहां लिख लेते हैं। अच्छा, यहां पर आप ये फॉर्मूला जरा देखिएगा, आप लिखें कॉस्ट ऑफ, ये फॉर्मूला आप अपने पास नोट कर लें, ताकि क्वेश्चंस में जब हम आगे करने जाएंगे तो उसमें आपको आसानी हो। आपने दो चीजों की कॉस्ट निकालनी होती है। एक तो आपने उस हिस्से की कॉस्ट निकालनी है जो आपने बेच दिया, ठीक है, क्योंकि देखो जमीन तो आप पूरी जो है वो एक साथ खरीदते हो, ठीक है। अब देखो आपने ये वाली जो लैंड है ये पूरी एक साथ जो है वो खरीदी होगी। तो आपने क्या करना होगा, आप जब इसका एक हिस्सा सेल करोगे इसका, तो आपने उस हिस्से की कॉस्ट निकालनी है। फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूं मैंने ये पूरी जमीन 10,000 की खरीदी थी, तो अब उस 10,000 में से कितना हिस्सा इस वाली एरिया पे कंट्रीब्यूट होगा, मैंने सबसे पहले वो ये निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ सोल्ड पार्ट अगर आपने निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ सोल्ड पार्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ सोल्ड पार्ट, ठीक है। इसको हम एक, हाँ, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ सोल्ड पार्ट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ सोल्ड पार्ट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग पार्ट या लेफ्ट पार्ट आप कह लो। इसको हम नाम दे देते हैं, हाँ लेफ्ट पार्ट कह दो या अनसोल्ड कह दो, वो ज्यादा बेहतर होगा, अनसोल्ड पार्ट, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। देखिए आपने क्या किया, मार्केट वैल्यू ऑफ सोल्ड पार्ट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ सोल्ड पार्ट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ अनसोल्ड पार्ट मल्टीप्लाई बाय, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ एसेट लिख लो, चलो, कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है। तो आपने क्या फॉर्मूला लगाना है, सबसे पहले आपने जब आप कोई भी हिस्सा जो है वो बेचोगे, तो आपने जो है वो कैलकुलेट करना है कि अच्छा जो हिस्सा हम सेल आउट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है। उसकी कॉस्ट फाइंड करने के लिए कॉस्ट ऑफ सोल्ड पार्ट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ सोल्ड पार्ट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ सोल्ड पार्ट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ अनसोल्ड पार्ट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ एसेट, जो भी आपकी कॉस्ट आपको फर्स्ट टाइम लगी होगी, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपने यहां पर क्या करना है,
सॉरी। अच्छा, फिर उसके बाद आपने निकालनी है कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड पार्ट। ठीक है, अब सोल्ड पार्ट आ गया, आपने ये भी निकालना है कि रिमेनिंग आपके पास कॉस्ट कितनी बचेगी। तो कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड पार्ट इज इक्वल्स टू जो आपकी कह लो कि जो ओरिजिनल कॉस्ट थी आपके पास, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सोल्ड कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सोल्ड पार्ट। ठीक है, कि जो हिस्सा आपने बेच दिया ओरिजिनल में से उसकी वैल्यू आप निकाल दो, तो आपके पास जो पीछे बचेगी दैट विल बी कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड पार्ट। ये दो फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं जब भी अभी हम इसका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, फिर आपको ये चीज और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसका क्वेश्चन मैं पेस्ट करता हूं और फिर हम इसका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, चलें, अब देखें आपने क्या करना है। अब क्वेश्चन आपसे वो ये कह रहा है कि मिस्टर हील ओन्स अ 4 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ लैंड। अब पूरा प्लॉट 4 हेक्टेयर का है, ठीक है, विच ओरिजिनली कॉस्ट हिम 150,000। अब उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 150,000 है। ही सोल्ड 1 हेक्टेयर इन जुलाई 2024 फॉर 60,000। उसने कितने का बेच दिया, उसने 60,000 का एक हिस्सा बेचा। ठीक है, द इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल्स वर 3,000। इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आपके पास आ गई। उसके बाद जो है द मार्केट वैल्यू ऑफ द 3 हेक्टेयर रिमेनिंग इज एस्टिमेटेड टू बी 180,000। व्हाट इज द गेन ऑन द सेल ऑफ 1 हेक्टेयर। तो ये हमने जो है वो फाइंड करनी होगी। ठीक है, चलें अब हम इसको फाइंड करते हैं। तो देखें, ठीक है, चलें, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमने निकालनी है अपनी डिस्पोजल प्रोसीड्स। ठीक है, तो डिस्पोजल प्रोसीड देखें जी, हमने कितने का एक हिस्सा बेचा, हमने बेच दिया। चले इसको हम बाद में निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं जो मैंने आपको भी ऊपर फॉर्मूला बताया। नंबर वन हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ सोल्ड पार्ट। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सोल्ड पार्ट निकालने के लिए आपने क्या करना था, आपने मार्केट वैल्यू ऑफ सोल्ड पार्ट लेनी थी। अब मार्केट वैल्यू ऑफ सोल्ड पार्ट कौन सी वाली है, तो जैसे कि उसने आपको बताया कि मार्केट वैल्यू ऑफ सोल्ड पार्ट जो है वो है 60,000, क्योंकि आपने कितने का बेच दिया, आपने 60,000 का वो हिस्सा बेच दिया। तो आप इसको रखें न्यूमिनेटर में 60,000 को। ठीक है, 60,000 को आपने रखा न्यूमिनेटर में, डिवाइड कर दे सम ऑफ कॉस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ सोल्ड पार्ट प्लस, और अनसोल्ड पार्ट की मार्केट वैल्यू उसने आपको ऑलरेडी दे दी है, कितने की है, 180,000 की। ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय आपने ओरिजिनली ये लैंड कितने की खरीदी थी, आपने ओरिजिनली जो है वो ये लैंड खरीदी थी 150,000 की। ठीक है, तो आप इसको 150,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जरा इसको जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे इसका आंसर बताइएगा प्लीज। 37,500। 37,500, यानी आउट ऑफ 150,000 जो हिस्सा हमने बेच दिया उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में कितना हिस्सा है, 37,500। अब नंबर टू हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड पार्ट, क्योंकि वो भी हमें निकालने की जरूरत है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड पार्ट निकालने का बड़ा ही आसान तरीका है। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, वन 150,000। सोल्ड पार्ट की कॉस्ट कितनी है, 3,500। तो वन 112500। ओके, ये हमारी अनसोल्ड की आ गई। अब हम इस पे कैलकुलेट करते हैं अपना सीजीटी कितना लगेगा। तो देखें जी, डिस्पोजल प्रोसीड हमारे पास कितनी आई थी जी, हमने कितने का जो है वो 1 हेक्टर बेचा। मैं यहां लिख भी देता हूं, डिस्पोजल प्रोसीड ऑफ 1 हेक्टर। ठीक है, चलिए जी, ये थी 60,000 की।
अब उसकी कॉस्ट, ओरिजिनली हमने कितने का वो एसेट खरीदा था? हमने वो एसेट खरीदा था जी 37,500 का। ठीक है, अब 37,500 का खरीद लिया। तो अब चार्जेबल, सॉरी नॉट चार्जेबल गेन, उसने बोला है कि एक इंसिडेंटल कॉस्ट भी आई थी, तो वो भी हम माइनस करेंगे, राइट? इंसिडेंटल कॉस्ट भी हमारे पास आ गई। तो वो कितने की आई? उसने बोला वो 3,000 की है। तो हम डायरेक्ट वो 3,000 भी यहां से माइनस कर देंगे। अब हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास चार्जेबल गेन आ जाएगा। दूसरा चार्जेबल गेन कैलकुलेट करके बताइएगा कितना आ जाएगा? 90,500। 19,500। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 19,500। उसने हमसे गेन ऑन द सेल पूछा है, तो हमने गेन बता दिया 19,500। अब आप क्या करेंगे? इसमें से अपनी एनुअल एग्जाम्पशन अमाउंट माइनस करेंगे। ठीक है, दैट इज 3,000। वो आपने माइनस कर देनी है यहां से। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? आपका टैक्सेबल गेन आ जाएगा। तो टैक्सेबल गेन कितना बन जाएगा? 16,500 आ जाएगा। ठीक है, इस टैक्सेबल गेन पर अब जो भी आपका रेट लग रहा है, अब ऑब्वियसली उसने और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो इस पर 10 या 20% जो है वो चार्ज कर दिया जाएगा। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आपने ये दो फॉर्मूलाज जो मैंने आपको ऊपर लिखवाए हैं, ये फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। पार्ट डिस्पोजल के क्वेश्चंस में यही दो फॉर्मूलाज आपके काम आएंगे। और इसी तरह का क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है पार्ट डिस्पोजल में। इससे आगे पीछे कुछ खास ज्यादा क्वेश्चन जो है वो नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन जो है हम इसका सॉल्व कर लेते हैं, और फिर हम जो है वो आगे चलते हैं। मैं क्वेश्चन जरा पेस्ट करता हूँ। चलिए, चले क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जेकब बॉट 10 acres ऑफ लैंड फॉर 8,000 इन अगस्त 2002। ही सोल्ड 3 acres ऑफ लैंड। अच्छा, उसने 10 acres खरीदी, 3 acres उसने सेल कर दी। तो आपको जो है वो अलार्म होना चाहिए आपके माइंड में कि भाई हाँ, ये पार्ट डिस्पोजल का क्वेश्चन है। जब जैसे ही पार्ट डिस्पोजल का क्वेश्चन आएगा, आपने दो चीजें सबसे पहले फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ सोल्ड पार्ट, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड पार्ट। तो आप जल्दी से जरा मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि कॉस्ट ऑफ सोल्ड पार्ट और कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड पार्ट कितनी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपने मुझे आंसर बताना है। कॉस्ट ऑफ सोल्ड पार्ट जो है वो, सॉरी, कॉस्ट ऑफ सोल्ड पार्ट जो है वो कितनी है, और नंबर टू आपने बताना है कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड पार्ट जो है वो कितनी। दोनों के जरा मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं प्लीज। और 2,000 जो है वो कॉस्ट ऑफ सॉल्ट है। 6,000। अच्छा, सॉरी मेरा माइक म्यूट था। मैंने आपको ये कहा कि आप जो अब चार्जेबल गेन ऑन सोल्ड पार्ट है वो मुझे जरा आप कैलकुलेट जो है वो करके बताएं जल्दी से। तो वो आपने ऐसे ही कैलकुलेट करना है, उसके डिस्पोजल प्रोसीड लें, कॉस्ट माइनस करें, आपका चार्जेबल गेन जो है वो आ जाएगा। तो आप जल्दी से करके मुझे बताइए प्लीज। ये जो डिस्पोजल प्रोसीड्स है इसको हमने माइनस कैसे करना है? कॉस्ट ऑफ सोल्ड पार्ट से, मुझे बस 1 मिनट दें, मुझे कॉल आ रही है।
ओके सॉरी। अच्छा जी बताइएगा, आपने चार्जेबल गेन ऑन सोल्ड पार्ट जो है वो कैलकुलेट कर लिया? डिस्पोजल प्रोसीड 75 लेस कॉस्ट ऑफ सोल्ड पार्ट 2000, दैट नहीं नहीं, मींस देखें देखें 73,000। देखें देखें, उसने कितना एकड़ ऑफ लैंड बेचा? 3 एकर्स ऑफ लैंड उसने सेल की, तो उसकी डिस्पोजल प्रोसीड है 20,000 ये। ठीक है, 20,000 आपकी डिस्पोजल प्रोसीड्स है। 20,000 में से आपने माइनस करना है 2,000 की कॉस्ट, तो आपकी आ जाएगी 18,000 का चार्जेबल गेन आपका आ जाएगा। ठीक है, कैसे? डिस्पोजल प्रोसीड्स है 20,000 की, 2,000 की कॉस्ट है, तो आपका 18,000 का जो है वो क्या आ जाएगा? आपका 18,000 का चार्जेबल गेन आ जाएगा। वो जो 75,000 है ना, वो तो मार्केट वैल्यू है रिमेनिंग की, जो आपके पास 7 एकड़ बच गया है उसकी मार्केट वैल्यू है, आपने वो नहीं लेनी। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई? चल, चले अब यहां से आगे आप कंटिन्यू करें, और आपने क्या फाइंड करना है? कहता है कि जेकब्स एम्प्लॉयमेंट इनकम इज 24,440, ही हैज नो अदर इनकम। उसने आपको एम्प्लॉयमेंट इनकम दे दी है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द बेसिक बैंड रेट। आपने चार्जेबल गेन के बाद सबसे पहले तो आप क्या निकालें? आप टैक्सेबल गेन निकालें। आप टैक्सेबल गेन कैसे निकलेगा? देखें जी, चार्जेबल गेन है आपका 18,000 का। अब ठीक है एनुअल अलाउंस लेस कर दें, जी, वो एग्जेम्पशन लेस कर दें। जी एग्जैक्टली exactly। तो ये आपकी बन जाएगी 15,000 का टैक्सेबल गेन आ गया। ठीक है, अब नंबर 5 पे आपने क्या करना है? देखिए उसकी इनकम कितनी है? 24,440। तो अगर मैं बेसिक बैंड की बात करूं तो बेसिक बैंड होता है 37,700 का, उसमें से आप माइनस कर दें। अब यहां पर जरा आपने ध्यान से देना है। देखिए उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम उसने आपको दी हुई है 24,440 की। इसका मतलब है यहां पर या इस इनकम से पर्सनल अलाउंस माइनस नहीं हुआ होगा। तो आपने क्या करना है? आपने पर्सनल अलाउंस माइनस करना है। तो आप पहले 24,440 से पर्सनल अलाउंस माइनस करें, जो भी आंसर आएगा वो आपकी टैक्सेबल इनकम कंसिडर होगी। ठीक है, उस टैक्सेबल इनकम को अपने बेसिक बैंड से माइनस करें तो आपको पता चल जाएगा कि अनयूज्ड बेसिक बैंड जो है वो आपके पास कितना है। 25,870। सॉरी, दोबारा बताइएगा। 25,870। 35,870। 20 अच्छा, 25,000, 20 सॉरी, 1,870, ये आपका क्या है? अनयूज्ड बैंड है। ठीक है, इसका मतलब है, सॉरी, इसका मतलब है कि आपका, ठीक है, चलो, इसका मतलब है कि आपका जो नंबर 6 पे आ जाएगा, सीजीटी लाइबिलिटी जो आपने कैलकुलेट करनी है, दैट इज गोइंग टू बी, अब वो है ही आपका, आपका टैक्सेबल गेन कितना है? 15,000, विच मींस ये तो सारा ही बेसिक बैंड में आ जाएगा। तो आप सिंपली इसको 10% से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और आपकी जो 1,500 है वो आपकी क्या है? वो आपकी सीजीटी लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई? जी, यहां तक बात समझ में आ गई? जी जी। चले, ठीक हो गया। चले, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और जो है वो यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, चले, अब इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में अब हमने दोनों बातें कंसिडर करनी है। अब उसने पहले एक हिस्सा बेचा और फिर बाकी हिस्सा भी बेच दिया। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा था, लेकिन पिछले क्वेश्चन में मैंने उस चीज को इतना टच नहीं किया। इस क्वेश्चन में अब हम दोनों पार्ट्स को देखते हैं। जरा गौर से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। वो ये कहता है कि जेमा बॉट एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन मई 2000 फॉर 50,000 पाउंड की उसने खरीदी। 1 जुलाई 2023 में शी डिस्पोज्ड ऑफ पार्ट ऑफ द लैंड अटैच टू द प्रॉपर्टी फॉर 40,000। ठीक है,
and the value of the property and the remaining land at the date was 100,000. अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया हमने दो चीजें कैलकुलेट करनी है। एक हमने कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ सोल्ड पार्ट, ठीक है, वो आप कैलकुलेट करें। एंड नंबर टू हमने कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड पार्ट। आप ये दोनों कॉस्ट जरा कैलकुलेट करके मुझे बताएं प्लीज। आपका भाई वापस रिपीट करेंगे। जी, मैं ये कह रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ सोल्ड पार्ट एंड कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड पार्ट जो है वो कैलकुलेट करके बताएं। कॉस्ट ऑफ सोल्ड पार्ट जो है वो आ रही 14,285। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सोल्ड क्या आ रही है आपके पास? पॉइंट्स में आ रहा है आंसर। नहीं नहीं, पॉइंट्स में कैसे आएगा? राउंड ऑफ कर दें, कोई मसला नहीं है, उसको राउंड ऑफ कर दे अगर पॉइंट्स में आ रहा है तो। 14,285। ठीक है, 14,285 चलो आपकी। आप चेक कर लें एक बार तो। अच्छा चलो, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। आपने कैलकुलेट ऐसे किया होगा कि आपने 40,000 को जो है वो डिवाइड कर दिया होगा 40,000 140। प्लस 100,000, ऐसा ही है, यानी 140 पे आपने ये डिवाइड किया होगा तो 40,000 को और मल्टीप्लाई किया 50,000 से जो इसकी कॉस्ट ऑफ ठीक एसेट। है, मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट को, दैट इज 50,000 जी, यही आ रहा है आपका। इसको 186 कर लेते हैं, 0.7 आ रहा है, 186 कर लें, ठीक है। चले, तो रिमेनिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड पार्ट थर्टी की, वो भी फाइव बता दें। थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टीन 35,740, 35,740। राइट? 14 14, 14 14। 14, ठीक है, 14 आ गया। चलिए, दो चीजें तो हमने कैलकुलेट कर दी। अब हम आगे जो है वो लेके चलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये कहता है कि ऑन 1 अगस्त 20, अच्छा, सबसे पहले हम जो है हम कहते हैं 1 जुलाई 2020, 2013 की हम बात करते हैं। ऑल्दो ये हमने भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो 2013 का गेन था, तो ये तो उस वक्त फाइंड हो चुका होगा। फिर भी समझाने के तौर पे हम फाइंड कर लेते हैं कि 1 जुलाई 2013 को जो उसने हिस्सा बेचा था उसकी डिस्पोजल प्रोसीड थी, हम मैं नीचे लिख देता हूँ। उसकी जो डिस्पोजल प्रोसीड थी वो कितने की थी? 40,000 की, ऐसा ही है। उसकी जो कॉस्ट थी वो कितने की थी? वो थी 14,286 की। यानी उस पर जो उसका चार्जेबल गेन निकला होगा, जरा कैलकुलेट करके बताएं कितना निकला होगा। 25,740। चलिए, ये आपका चार्जेबल गेन निकला होगा। लेकिन क्योंकि ये 1 जुलाई 2013 की बात है तो हमने इस गेन से कुछ भी नहीं लेना देना। हम इस चीज पर आएंगे ऑन 1 अगस्त 2024, जेमा सोल्ड द प्रॉपर्टी एंड द रिमेनिंग लैंड। उसने बाकी की जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी थी वो सेल कर दी। तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होगा या हमारा जो मेन काम है वो है कब का? वो है 1 अगस्त 2024 का। उसमें उसने जो प्रॉपर्टी बेची, जो लैंड बेची, वो कितने की बेची? 200,000 की बेच दी। उसकी कॉस्ट कितनी थी? उसकी कॉस्ट थी 35,714। ये बात समझ में आई? ये कॉस्ट कहां से आई? हम इसका चार्जेबल गेन निकालेंगे, तो आप जरा कैलकुलेट करें इसका चार्जेबल गेन। 164,286। 164,164, 286। 86, ये आपका चार्जेबल गेन आ गया।
ठीक है, इसमें से एनुअल एग्जम्पशन अमाउंट माइनस करें 3000 की, तो हमारे पास जो है वो टैक्सेबल गेन आ जाएगा 161,286 वन सिक्स वन टू टू एट एट सिक्स सिक्स ठीक है जी, ये हमारा टैक्सेबल गेन हो गया। ठीक है, अब देखें, अब वो ये कहता है कि जेमास टैक्सेबल इनकम 2024 टू 25 इज 50,000। 50,000 का क्या मतलब है कि जेमा एक हायर रेट टैक्स पेयर है। 37,700 का बैंड तो पूरा यूज हो गया होगा, तो विच मीन्स कि हमने ये जो टैक्सेबल गेन आया है, इसको सिंपल हम 20% से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आया वो आपकी सीजीटी लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो जरा कैलकुलेट करके बताएं सीजीटी लाइबिलिटी इसकी। 32,257। अच्छा जी, ठीक है, तो ये आपकी जो है वो लाइबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन की समझ में आ गई? अगर कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है वो मूव करते हैं। क्लियर। चलो ठीक है, मैं बस एक सेकंड दे, मैं लैपटॉप चार्ज पे लगा दूं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, चले। तो अब हमने यहाँ तक दो टॉपिक्स अपने जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर 18 के। पहला हमने कंप्लीट किया ट्रांसफर बिटवीन स्पाउसेस एंड सिविल पार्टनर्स, दूसरा हमने कंप्लीट किया पार्ट डिस्पोजल्स का। ठीक है, अब हम अपने इस चैप्टर के थर्ड टॉपिक की तरफ जो है वो मूव करते हैं, जो अगेन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इसी पार्ट डिस्पोजल से मिलता जुलता जो है वो टॉपिक है। और हम उसकी जो है वो बात करते हैं। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज इंटैंजिबल वेस्टिंग एसेट्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटैंजिबल वेस्टिंग एसेट्स। ठीक है, चलो, इंटेंजिबल वेस्टिंग एसेट्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इंटेंजिबल का तो आई बिलीव आपको मतलब पता ही है कि इंटेंजिबल का क्या मतलब होता है। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम जो है वो हाथ नहीं लगा सकते, या जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं होती। तो यहाँ पर यानी इस टॉपिक में हम स्पेसिफिकली उन एसेट्स की बात करेंगे जो इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल से जैसे आपके कॉपीराइट्स हो गए, आपका ट्रेडमार्क हो गया, आपका जो है वो मतलब इस तरीके की जो है ना वो चीजें, जब आपकी लाइसेंसेस हो गए, खास करके पेटेंट राइट्स वगैरह, तो ये इन तमाम चीजों की जो है हम बात करते हैं। वेस्टिंग एसिड्स का क्या मतलब होता है? तो वेस्टिंग एसिड्स आप लिखो, वेस्टिंग एसिड्स आर दोज एसिड्स whose useful life is less than 50 years। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि वेस्टिंग एसिड्स आपके कौन से एसिड्स होते हैं? कोई भी ऐसा एसिड जिसकी यूजफुल लाइफ जो है वो 50 ईयर्स से कम होती है, वो आपका क्या होता है? वो आपका वेस्टिंग एसिड होता है। यानी या तो वो 50 ईयर्स तक उसकी लाइफ हो, या 50 ईयर्स के से लेस हो। तो हम इसको थोड़ा चेंज कर ठीक है, आई गेस वेस्टिंग एसिड्स आर दोज एसिड्स हुज यूजफुल लाइफ इज लेस देन 50 ईयर्स और इक्वल्स टू 50 ईयर्स। ठीक है, तो इनटेंजिबल वेस्टेड एसिड्स में आपके आ जाएंगे सच एज, आपके कॉपीराइट्स आ गए, आपके पेटेंट्स आ गए, आपके लाइसेंसेस आ गए। ये तमाम चीजें क्या होती हैं? ये तमाम चीजें आपकी इंटेंजिबल वेस्टिंग एसिड्स का नाम इनको हम देते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि अगर एक इंसान ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम अपना कोई भी वेस्टिंग एसेट सच एज, लेट्स से एक बंदा है जो अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क सेल करना चाह रहा है, अपने बिजनेस का पेटेंट सेल करना चाह रहा है, या उसने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बना रही है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने अगर जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं तो उनके कॉपीराइट्स रजिस्टर करने के, ताकि उस तरह का सॉफ्टवेयर कोई और ना बनाए, उनको रजिस्टर करने का, या जब वो उसको सेल करेगी तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा? तो उसके लिए सबसे पहले जो है आपने एक फॉर्मूला लिखना है, जो कि बेसिकली मिलता जुलता फॉर्मूला है जो अभी हमने पढ़ा, दैट इज अलाउेबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू remaining useful life divided by total useful life multiply by total cost of asset।
ठीक है, ये फॉर्मूला जो है आपने याद रखना है। इस फॉर्मूला को हम जो है अब आगे यूज करेंगे। तो अलाउएबल कॉस्ट इज इक्वल टू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। अब अलाउएबल कॉस्ट क्या होती है, कैसे यूज होगी, अब हम उसका जो है वो क्राइटेरिया देखते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल जो है हम इसकी सॉल्व करते हैं। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इन टॉपिक्स में इतना कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ही है इन टॉपिक्स में, वो हम जरा सीखेंगे। ठीक है, चल इस तरह कर लेते हैं। चलिए देखिए जी, अब आपकी जो है वो आ गया है। ओहो सॉरी। हम्म, अच्छा अच्छा। चलिए, हैरी बॉट द कॉपीराइट ऑन 1 जुलाई 2018 फॉर 20,000। हैरी ने कोई कॉपीराइट बाय किया, ठीक है, कितने का, 20,000 का। द कॉपीराइट इज ड्यू टू एक्सपायर इन 30th जून 2031। अब देखें वो कब एक्सपायर हो रहा है, वो 30th जून 2031 को एक्सपायर हो रहा है। अगर आप इसका टाइम पीरियड का हिसाब लगाएंगे तो ये लेस देन 50 ईयर्स ही बनेगा, जो कि ऑब्वियसली पता भी लग रहा है। 18 से 28 बन गए 10 ईयर्स, और 10 के बाद 13 ईयर्स उसकी जो है वो यूजफुल लाइफ है। ही सोल्ड इट ऑन 1 जुलाई 2024 फॉर 22,000। कैलकुलेट द टैक्सेबल गेन फॉर द टैक्स ईयर 2024। अब देखो आपने क्या करना है, आपकी जो है वो आ जाएगी। आपने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करनी है, अलाउएबल कॉस्ट। देखो अलाउएबल कॉस्ट का मतलब है कि आपने वो जो एसेट खरीदा था वो तो पूरी अपनी लाइफ के लिए खरीदा था, ऐसा ही है। यानी फॉर इंस्टेंस आप ये कह लो कि आपने जो एसेट, अब इस केस में अगर हम देखें, आपने जो एसेट खरीदा उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 13 ईयर्स। लेकिन आपने तो 4 सालों बाद उसको 4 साल ही बंद है ना, 18 19, हाँ, आपने उसको 4 सालों बाद बेच दिया, ऐसा ही है। तो आपने वो जो 20,000 की कॉस्ट लगाई थी वो तो पूरे उसके 13 ईयर्स पर आ रही है। लेकिन आपने कॉस्ट कितनी अलाउ करनी होगी, 4 साल की कॉस्ट अलाउ करनी होगी। तो देखो आपका फॉर्मूला क्या है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो कितनी लाइफ इसमें रिमेनिंग होती है, तो आपने जो है ये वो, 6 साल नहीं होगी अफाक भाई? जी जी सॉरी, 2018 से 4 साल ये बने, हाँ जी 6 साल, 6 साल सॉरी, 6 साल आपकी जो है वो ये कॉस्ट बन गई। तो देखो, बाकी 7 साल बचो। हाँ, तो इसका मतलब है कि टोटल 13 ईयर्स की लाइफ बनती थी, 6 साल आपने यूज किया 2018 से 2024, 7 साल की लाइफ बच गई। तो रिमेनिंग लाइफ थी 7 ईयर्स, टोटल लाइफ थी 13 ईयर्स। मल्टीप्लाई बाय आपने कितने का खरीदा, आपने 20,000 का जो है वो खरीद लिया, ठीक है। तो टेन आपने थाउजेंड क्या कर, सॉरी, आंसर बता रहा था हाँ जी इसका, जी, मैंने तो निकाल इसका लिया। आंसर क्या आ जाएगा, 10,769। 10,769, ठीक है। अब आप देखो, अब आपने क्या करना है, आपने कितने का ये एसेट बेचा, आपने 22,000 का ये एसेट बेचा, और इस एसेट की आपको कॉस्ट कितनी पड़ी, आप कितनी कॉस्ट अलाउ करवाओगे, आप कॉस्ट अलाउ कराओगे 10,769 की, ठीक है। तो आपका जो आ जाएगा, 11,231। हाँ कितना, चार्जेबल गेन आ जाएगा 11,221। 231। ये आपका चार्जेबल जो है वो गेन कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक थर्टी है। वन 31, ओके, 31। ठीक है। तो आपने याद रखना है कि इनटैंजिबल वेस्टिंग एसिड्स जब भी आपके क्वेश्चन में आएंगे, आपने आपने सारी की सारी कॉस्ट नहीं माइनस करनी जितने का आपने बस खरीदा होगा, बल्कि आपने उसमें से सिर्फ अलाउएबल कॉस्ट जो है वो माइनस करनी है। अब अलाउएबल कॉस्ट का क्या मतलब होगा, अलाउएबल कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो रिप्रेजेंट करती है उस टाइम को, जो टाइम आप यूज कर चुके होते हो, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि सिर्फ उतनी ही कॉस्ट जो है वो आपकी इसमें माइनस हो रही होगी। चले, अब हम जो है वो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन इस तरह का जो है वो करते हैं, और फिर आई बिलीव हमारा ये टॉपिक भी आज के लिए खत्म हो जाएगा। चले, मैं क्वेश्चन यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, फिर आपने उस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना है।
चलिए जी, ये क्वेश्चन है आपके सामने। आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें और इसका जो भी आंसर बनता है वो मुझे आप बता दें। ठीक है। वहाँ पर इसकी अलाउेबल कॉस्ट आ रही है 1425। अच्छा, वो अलाउेबल कॉस्ट कितनी आ रही है? 1425। 1425। क्योंकि एस्टिमेट लाइफ इसकी टोटल 40 है। जी, 40 इयर्स लाइफ हो 40, गया हाँ इसमें। 40 में से 337। रिमेनिंग लाइफ कितनी? 37 इयर्स है ना? तो आपने 37 को हाँ रखना है, डिवाइड करना है 40 पे। 17,575। एग्जैक्टली ये आपकी अलाउेबल कॉस्ट आ जाएगी। तो आप उसको 30,000 में से माइनस करेंगे तो आपका ट्वेल्व थाउजेंड चार्जेबल फोर गेन हंड्रेड जो है वो आ जाएगा। ठीक है। चलो, आई होप सो यहाँ तक आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी। चल, फिर इसके बाद जो है हम थोड़ा सा आगे मजीद एक छोटा सा टॉपिक जो है वो कवर अप करते हैं। बल्कि आई आई बिलीव इसको इतना ही रखते हैं। ठीक है। हम जो है मंडे को इंशाल्लाह इस चैप्टर को वाइंड अप जो है वो करेंगे। आप कोशिश करें कि ओवर द वीकेंड जो चैप्टर, एक चैप्टर 17 और चैप्टर 18 ऑलमोस्ट ये 50% तो कंप्लीट हो गया है, इसको रिवाइज करें, वैट को रिवाइज करें, और जो पीछे एम्प्लॉयमेंट इनकम और ट्रेडिंग इनकम के जो चैप्टर्स हमने ख़त्म किए हैं उनके जो रूल्स हैं उनको ज़रूर रिवाइज करें। ठीक है, ताकि आप साथ साथ आगे से भी कवर अप करते रहें और पीछे का भी आपको ना भूलें। ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आज जो हमने कवर अप किए हैं इंटेंजिबल वेस्टिंग चैटल्स, उसमें बस यही एक कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा फॉर्मूला था। पार्ट डिस्पोजल्स, उसमें भी अगेन दो फॉर्मूलाज है, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सोल्ड। और उसके बाद हमने ट्रांसफर्स ऑफ स्पाउस एंड सिविल पार्टनर्स, ये तीन टॉपिक्स हमने कवर अप किए। बड़े ही आसान से टॉपिक है। इनकी थ्योरी अगर कैप्लन में आपकी लिखी हुई है थोड़ी थोड़ी, उसको एक दफा जरूर रीड आउट कर दें। उसमें अगर कोई भी इशू होता है तो जरूर पूछे। ऑल दो इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ खास ज्यादा नहीं है। हम नेक्स्ट फिर जो है वो टॉपिक रीऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है, वो बिल्कुल एक न्यू टॉपिक है, तो फिर मैं चाह रहा हूँ कि वो हम एक पूरा न्यू तरीके से जो है वो स्टार्ट करें। ठीक है, आज के लिए इतना बाकी ही एक हम इसको चीज रखते हैं। पूछनी थी। जी जी प्लीज। भले रिकॉर्डिंग आप स्टॉप करो। जी जी प्लीज, आप पूछें।